के बगल के महिला आई हुई थी। वो बोली बहुत अच्छी थी, बहुत पढ़ने में तेज थी, बहुत शांत स्वभाव की थी, बहुत शालीन बच्ची थी, बहुत सभ्यता से रहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात्रि पहले हमारी बिहार की निर्भया हॉस्टल में आती है और दूसरी रात्रि उसके जीवन का अंत हो जाता है। ये क्या कहानी है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी तेजी से जो मुद्दा चल रहा है वो है पप्पू यादव जी का, जो देर रात उनके मतलब की आवाज पे मतलब पुलिस लोग आई उनको गिरफ्तार करने के लिए। और कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा है, शिवनंदन भारती जी के ऑफिस में जाता है वो बच्चा, और वो बच्चा इस तरीके से बिलक बिलक के बोलता है कि अगर वो जेल जाते हैं तो हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए सरिता मैम के ऑफिस में बात करने के लिए। तो मैडम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। मैडम, अभी जो वो जो मुद्दा चल रहा है पप्पू यादव को जो गिरफ्तारी जो हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कार्य करते हैं, बहुत मान के चलिए कि पानी का जो बाढ़ आया तो उसमें भी घूम घूम के बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो क्यों उनको मतलब अगर कोई सच्चाई पे आवाज उठाता है तो क्या उनका गिरफ्तारी मतलब कि होता है? क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, कहीं न कहीं जिस तरह से पप्पू यादव जी का गिरफ्तारी हुआ है, ये बिल्कुल साबित कर देता है कि सच को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और ये चीज़ हमेशा मान के चलिएगा कि पप्पू यादव को जो गिरफ्तार किया गया है, वो 1995 का केस को खोला गया था। तो मेरा ये कहना है कि इतने दिन से प्रशासन कहाँ थे? इतने दिन से सजा पर कोई और प्रक्रिया क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं उनकी अरेस्टिंग हुई थी? जब उनको दिल्ली जाना था, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन के लिए, तो हमारी बिहार की निर्भया के जस्टिस के लिए, तो उनको उसी रात में उठा लिया जाता है। यह कहकर उनको उठाया जाता है कि अगर पप्पू यादव जंतर मंतर में पहुंच जाते हैं तो काफी लंबी भीड़ हो सकती है, काफी वहां पर एक भीड़ का माहौल बन सकता है। क्योंकि पप्पू यादव जी पहले ही सोशल मीडिया पे इस बात को रख दिए थे कि अब मैं 8 तारीख को जंतर मंतर जा रहा हूं। पूरा उस चीज को जो लोग अरेस्टिंग किए हैं, जो हमारे सरकार हैं, जो हमारे प्रशासनिक विभाग हैं, सारे चीजों को देखते हुए वो समझ गए कि ये जंतर मंतर में न जाएगा, न वहां पर किसी तरह का प्रदर्शन होगा और न ही उस बच्ची का जस्टिस मांगा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया गया। मेरा यही कहना है कि देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको बचाने के लिए प्रशासन भी मजबूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार का जो मतलब अपनी उनकी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी मजबूर हो गई है। कोई ऐसा खास व्यक्ति हमारी बिहार की निर्भया के केस में इन्वॉल्व है कि उनको बचाने के लिए सभी लोग मजबूर होकर आज बिहार की निर्भया के इंसाफ न मिल सके, उसके लिए सभी लोग कार्यरत हैं। क्योंकि आज हमारी बिहार की निर्भया का इंसाफ दम तोड़ने के कगार पे है। आप यहाँ तक देखें कि एसआईटी का जो टीम गठन हुआ, एसआईटी के टीम के द्वारा भी जांच के द्वारा कोई भी चीज साबित नहीं हो सका कि उस बच्ची के हत्या के पीछे का कारण क्या था। अभी तक कारण नहीं पता चल सका। मेरा ये कहना है कि देखिए, साच को आंच कैसा, अगर एसआईटी की टीम गठन हुई थी तो सबसे पहले तो उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारी चीजों को कवर कर सकता है। दूसरा, बच्ची का जो मोबाइल है, मोबाइल से लाइनअप मिल सकता है। और तीसरा ये कंडीशन है कि जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में किस समय किस कंडीशन में उस बच्ची के साथ रेप हुआ, टाइम भी शायद मेंशन होता होगा कि 1 डे पहले, यानी कि बच्ची को जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया उसका 1 दिन पहले ही 5 तारीख के इसके साथ ऐसा दुष्कर्म, ये सब होता होगा। मुझे लगता है कि टाइम भी जरूर मेंशन होता होगा। जो ऑनर जो हॉस्टल के ऑनर है, उनका अरेस्टिंग हो जाना चाहिए था। जो वहाँ के वार्डन थी उसका अरेस्टिंग हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो सारी चीजों को जानती होगी, समझती होगी, और उसको रिमांड में रखकर पूछताछ करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अगर पूछताछ करते तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि आज तक अपराधी बच जाता। लेकिन जिस तरह से अपराध बनाने वाले लोगों को पहले तो अरेस्ट किया जाता है, फिर वहां से छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, यानी कि अपराधी को अपराध बचाने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब बच्ची का जो बेडशीट जहां पर बच्ची सोई रहती है, जहां पे घटना घटित होता है, जब उसको फॉरेंसिक के रिपोर्ट में भेजा जाता है तो वहां पे उस सर्फ का वहां पे ये आता है। तो मेरा यह कहना है कि उसको खींचने के पीछे क्या कारण था, जबकि ऐसी घटना घटित कोई भी वस्तु को कोई व्यक्ति छूता नहीं है। मानते वहां से लड़की गई थी, सबसे पहले तो लड़की को हॉस्पिटल में ले जाने के पहले तुरंत 112 आपको पता होगा कि 10-5 मिनट में 112 पहुंचते हैं, गेट खुलवा रहे हैं। इसी बीच में वहां बहुत सारे लोग हैं, कहते 112 पे कॉल करो, तब तक मैं गेट खुलवाता हूँ, है ना।
तो सब चीज प्रशासन के अगर नजर में होता तो आज ये कंडीशन नहीं बिगड़ता। लेकिन प्रशासन को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नीपापोती किया गया? तो ये निश्चित सी बात है कि बहुत बड़ा कोई अपराधी ऐसा व्यक्ति है जिसको बचाने के लिए प्रशासन से लेकर हमारे सरकार सब लगे हुए हैं। अब वो अपराधी कौन है, पूरा देश, दुनिया, पूरा समाज जिज्ञासुक हो सका है कि ऐसा कौन दबंग अपराधी है जिसको बचाने के लिए हमारे बिहार की निर्भया कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ाया है। तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिस पर लगातार मन में एक संदेह बना हुआ है कि अगर एक बिहार की निर्भया को इंसाफ नहीं मिला तो क्या गारंटी है कि आने वाले वक्त में हमारी दूसरी निर्भया, तीसरी निर्भया, चौथी निर्भया का बलि नहीं चढ़ेगा? क्योंकि अपराधी को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, जो अपराध करने वाला मानसिकता के जो अपराधी है उसको कैसे डर पैदा होगा? तो नीचे सी बात है कि अगर हम अपराधी का ही संरक्षण करने लगते हैं और अपराधी को ही बचाने लगते हैं, और हमारी बिहार की निर्भया का मामला सोशल मीडिया पे काफी जरूरत से ज्यादा हाईलाइट हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी निर्भया के अपराधी को नहीं पकड़ा गया है, तो ये अपराध जगत को बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है। मेरा ये कहना है कि प्रशासन को इस तरह से नहीं केस को देखना चाहिए था। आज मान लेते हैं कि जिस तरह से हमारे बिहार की निर्भया का केस में उसके माता का ये किया जा रहा है, उसके पिता का ये किया जा रहा है, सारा ये लिया जा रहा है, समझ गए ना? तो मेरा ये कहना है कि यही उस हॉस्टल के मालिक का आप लेते, है ना, वो डीएनए टेस्ट ही लोग कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि उसका भी वहीं पर वो रहती है, पूरे परिवार तो कम से कम मतलब परिवार का और घर मतलब बसाने वाला तो कोई सिस्टम होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो ऊपर में ही रहता है, तो मान लेते हैं कि उसके पूरे परिवार का आप ले लेते, उसके बाद आप जो हॉस्टल चला रहा है उसके मालिक का ले लेते, उसके भी बेटे का ले लेते। जब आप भाई का ले सकते हैं तो फिर आप उसका क्यों नहीं ले सकते हैं? जब एक पिता का ले सकते हैं, जो पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर 17 साल का कर दिया, आज तक इस निर्भया, हमारी बिहार की निर्भया के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, वो एक अच्छा रिजल्ट लाती थी, काफी मनोबली लड़की थी, काफी अच्छा उसका पढ़ाई क्षेत्र था। यहाँ तक कि मैं जब गई थी जहानाबाद में बिहार की निर्भया के जस्टिस के लिए, तो वहां उस लड़की के बगल के महिला आई हुई थी, वो बोली बहुत अच्छी थी, बहुत पढ़ने में तेज थी, बहुत शांत स्वभाव की थी, बहुत शालीन बच्ची थी, बहुत सभ्यता से रहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात्रि पहले हमारी बिहार की निर्भया हॉस्टल में आती है और दूसरी रात्रि उसके जीवन का अंत हो जाता है। ये क्या कहानी है? ठीक है, चलिए इस बात को भी हम साइड कर लेते हैं। अब मेरा ये कहना है कि जैसे ही हमारी निर्भया होश में आई थी, तो इलाज के दौरान भी, आजकल हाथों हाथ सभी का मोबाइल होता है, इलाज के दौरान भी डॉक्टर को ये चाहिए था कि कुछ इससे स्टेटमेंट ले लेते हैं, आखिर इसके कंडीशन बिगड़ने के पीछे कारण क्या है ना? आप देखोगे अगर हम लोग भी जाते हैं जांच के लिए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ऐसे करते रहेंगे, आपको इलाज करते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे, अच्छा आपने क्या खाया था, अच्छा आप किस तरह से थी, क्या आपको हुआ था, क्या ऐसा कुछ आप खा ली थी, कुछ ना कुछ टॉपिक डॉक्टर करते रहते। यहाँ तक कि हम लोग जब मतलब डिलीवरी पीरियड में डॉक्टर से मिले हैं, उसमें भी डॉक्टर जब एनेस्थीसिया देते हैं, चाहे आपको बेहोश करते हैं, उस अभी डॉक्टर आपसे टॉक टू टॉक बात करते हैं। वो आपसे पूछेंगे आपने क्या खाया था, क्या किए थे, क्यों ऐसे वैसे जो भी है, क्योंकि उनको लगता है कि पेशेंट से भी कुछ जानकारी लाइन अप करते रहे। लेकिन इस केस में बिहार की निर्भया का अंतिम क्षण का एक भी वीडियो क्यों नहीं बना, जब तक कि वो मामला प्रशासन में जा भी चुकी थी। जब बिहार की निर्भया के माँ जब पटना पहुंचे, तो लोगों को कहने पर आप कल्पना कर लीजिए कि माता पिता उसमें किस तरह कंडीशन में होगा, उनको ये लग रहा होगा कि पहले बेटी का जीवन बचा लें, है ना? लेकिन अगर वो फिर मामला जब प्रशासनिक हो जाता है, प्रशासन आ जाते हैं, तो सबसे पहले माता पिता से स्टेटमेंट लेना चाहिए, किस कंडीशन में क्या बेटी का ये, और तुरंत लड़की का स्टेटमेंट। डॉक्टर आप इलाज करते रहिए, मुझे पेशेंट का स्टेटमेंट लेना है क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि ये बच्ची हॉस्टल में बेहोश हो गई। कल्पना करिए, ये होना चाहिए था लाइन अप, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बच्ची का हॉस्टल का एक छोटा सा फुटेज के बाद इस बच्ची की पूरी स्टोरी के अंत कर दी गई। आखिर कौन वो अपराधी है, क्यों? आखिर मान लेते हैं कि ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, वो सच बता सकते थे, वो एकदम सोशल मीडिया पे डरे क्यों, लोगों से मिले क्यों नहीं, वो भाग क्यों गए? वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो भाग क्यों गए? उनको तो लाइन अप करना चाहिए था। देखिए हमारे पास पेशेंट आई थी, इस कंडीशन में आई थी, इस तरह के मतलब होशी या बेहोशी की अवस्था में थी, मैंने इस तरह से पूछा, देखिए बच्ची किस तरह से हकला रही है, कल्पना करिए।
अगर ऑन कैमरा उसका स्टेटमेंट लिया जाता तो अगर बच्ची मतलब बाई कंडीशन अपने बॉडी के किसी परेशानी की वजह से अगर बोल भी नहीं पाती तो भी वो कैमरा चल जाता कि देखिए प्रशासन ने पूछा है लेकिन बच्ची इस चीज को बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो ये क्या था? बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है 5 या 6 तारीख को, 5 को आती है, 6 को दुष्कर्म होता है, 11 तारीख को उसकी जीवन की अंत होती है। क्या ये 4 दिन पुलिस प्रशासन को लाइन अप करने के लिए काफी नहीं थी? तो काफी कोई ऐसा अपराधी है जिसको बचाने के लिए जबरदस्त ऊपर से ही पावर लगा दिया गया है, और उस अपराधी को बचाने के लिए मजबूरन जो हमारे प्रशासन है वो भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सब वर्दीधारी हैं। जी बहुत परिश्रम करके, बहुत पढ़ लिख के सब वर्दी पहने हैं, संघर्ष करके वर्दी पहने हैं। अब उनको लग रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर हम ऊपर वाले सिस्टम का नहीं सुनते हैं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो प्रशासन भी यहाँ मजबूर हो गए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या हमारी वर्दी मजबूरी बन सकती है? जीवन में चाहे जो भी हो, सत्य के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। आज अभी देख रहे हैं आप कि मैं किसी की सत्य को दिखाई हूं तो वो परेशानी में आ गई है। तो मेरा ये कहना है कि कितना लोग चुप रहे, कितना लोग मुंह बंद करके रहे, कितना दर्द लोगों का देख के और खामोश होकर सारे नजारा देखते रहे। सत्य को तो सामने लाना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि पप्पू यादव को भी कहीं ना कहीं वो जंतर मंतर में ना पहुंच जाए, उसी भावना को देखते हुए उसी परिस्थिति को कंट्रोल में लेने के लिए उनकी अरेस्टिंग की गई थी। और कोई बात नहीं है, पप्पू यादव जैसा अगर हमारे देश में सभी लोग हो जाए तो शायद एक भी निर्भया की बलि नहीं चढ़ेगी। इसलिए क्योंकि सत्य बोलना बहुत जरूरी है और सत्य बोलने वाला बहुत साहसी होता है। और आज के डेट में सभी लोग जान रहे हैं कि कंडीशन क्या है, हुआ क्या है, क्या हो रहा है, लेकिन बोलने वाला यहाँ कोई नहीं है। नहीं तो वही वो खुद आवाज जो उठाए हैं, वो ये भी बोलते हैं कि उनकी माता पिता हमको कॉल करके बोलते हैं कि हमारे जान को भी खतरा है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, माता पिता के जान का खतरा है तो जो कंडीशन आप देख रहे हैं कि आज उनके पिता का स्थिति खराब हो चुका है। आप उनसे मिलेंगे तो वो सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, इतना वो सीरियस कंडीशन में जा चुके हैं। माँ है, अगर मीडिया आप 2 बाइट लेने जाइएगा तो वो सबसे पहले पुकार के रोती हैं। उनकी पीड़ा अगर आप नजदीक से देखेंगी तो आपका हृदय दहल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अपराधी को तो सामने लाइए। ठीक, अपराधी आपसे नहीं आ रहा है सामने, ऊपर तो बुलडोजर चलवा दीजिए ताकि ये देश दुनिया में एक खिताब हो जाए कि अपराधी पकड़ा जाए न जाए, जहां पे अपराध होता है उस बिल्डिंग को बुलडोजर से तोड़वा दिया जाता है। तब हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी का नाम कीर्तिमान होगा, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है उसका भी नाम कहीं ना कहीं उजागर होगा कि बिहार में निर्भया को इंसाफ मिला, अपराधी नहीं पकड़ाया। आज न कल तो पकड़ ही जाएगा, क्योंकि उसकी अभ्यास ऐसी है कि वो चरित्रहीन है, वो बेटियों का शोषण करता है। तो कब तक अपराध से बच पाएगा? लेकिन कम से कम जहां हमारी बच्ची का इज्जत लुटा गया था उस शंभू हॉस्टल को तो बुलडोजर से तोड़वा दीजिए। क्योंकि जब आप गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाए तो एक बार भी आप जांच का मौका नहीं दिए, एक बार भी जांच का मौका नहीं, एक बार भी आप भावनात्मक नहीं हुए कि उन गरीब लोगों का इस कनकनी ठंडी में क्या स्थिति रहा होगा। जो परिवार ठीक है मतलब गर्मजरुआ जमीन था, सरकारी जमीन था, उसने बना लिया, अगर उसके पास जमीन होता तो वो नहीं बनाता। तो उस कंडीशन में आपको टाइम देना चाहिए था कि देखिए आपको 3 महीना का टाइम दिया जा रहा है, इस जमीन पर, इस सरकारी जमीन पर ये चीज बन होने वाला है, निर्माण होने वाला है, चाहे रोड चौड़ा करने मतलब किया जाएगा तो आप लोग खाली कर दे। तो थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। तो जनता भी समझता कि नहीं, हम लोग भी तो अनलीगल तरीका से यहाँ बस रहे थे, सरकार इतना तो हमको समय दिए ना कि हम अपनी व्यवस्था कहीं और कर ले। तो चलो भाई लंबे समय हम यहाँ पे जीवन व्यतीत किए, लेकिन वहां पर तो आपने दया नहीं खाया। बुलडोजर आया भारत में, चाहे बुलडोजर आया बिहार में और तुरंत चलाना चालू कर दिया। छाती पीट के सब रो रही है। देखिए अब कल्पना करिए कि जब से हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी कुर्सी पर बैठे हैं, लगातार वो महिला को रुलाए हैं, लगातार वो महिला को रुलाए हैं, महिला के को टारगेट कर रहे हैं, महिला को भीख मंगवा दिए। मेरा ये कहना है, महिलाओं को भी हम कहना चाहते हैं, बहुत गलत करती हो तुम लोग। दुनिया में उसूल बनाओ, एक पति परायण स्त्री, एक सती साध्वी स्त्री मात्र अपने पति के कमाई खाती है, अपने भाई के कमाई खाती है, अपने बेटा के कमाई खाती है और अपने बाप का कमाई खाती है। उसके सिवा हमारे सिद्धांत, हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में किसी पराये पुरुष का देन वो भीख होता है। और हमारे देश की महिलाएं भीख नहीं लिया करती हैं। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है कि सरकार ने लालच दिया,
वोट के पहले वोट कि के आपको हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, 10,000 रुपया आप हमको वोट दे दे। और महिलाओं ने स्वीकारा, क्योंकि हाँ। महिलाओं के पास संस्कार, धर्म, संस्कृति बिगड़ चुका है और कहीं ना कहीं स्वार्थ, लालच बहुत ज्यादा बढ़ चुका तो है। बहुत लोग खुश हो गए कि 10,000 अच्छा, मेरा कहना है 10,000 रुपया से क्या होगा आपसे पूछते हैं। बहुत तो बहुत आपके अकाउंट में 10,000 रुपया गया, आप बचा, यानी कि आप उसके अधीन हो गए, अधीन हो आप गए, वोट हाँ, अपना हाँ। बेच दिए, बेच दिए। आप स्वतंत्र रूप से मतदाता बन के आप वोट नहीं दिए। अगर ये वोट में आज ये वोट बट जाता और कहीं ना कहीं एक जगह पे ये नहीं होता, तो आज इतने पावर से कोई भी सरकार जो हमारे बने हैं, जो ब्रिटिश सरकार का एहसास करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे किसी के मकान पे बुलडोजर चढ़वाना, किसी के घर तहस नहस कर देना, ये सब ब्रिटिश सरकार का काम था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे नीतीश कुमार जी, आज तक उन्होंने किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया। आज कहीं ना कहीं माननीय सम्राट चौधरी जी का जो शासन चल रहा है अपराधी को बचाने का और निर्दोषों के घर में बुलडोजर चलाने का, आज हमारे कहीं ना कहीं हमारे माननीय बिहार के मुखिया जिनका नाम लेके हम लोग गौरवान्वित होते थे, आज वो भी शर्मसार हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है माननीय सम्राट चौधरी से कि थोड़ी सी समझदारी लाइए, थोड़ी सी मानवता लाइए, क्योंकि न कुछ आप लेके आए हैं, न कुछ लेके जाएंगे। मेरा ये कहना है कि बल पराक्रम किसी की मदद, किसी की सुरक्षा, किसी के व्यवस्था के लिए मिलती है, ना कि उस पराक्रम को दिखा के किसी के जीवन को बर्बाद किया जाता है। तो बस यही कहना चाहेंगे। मैम, उनको जो मतलब कि पीएमसीएच में भर्ती किया गया उनको पीएमसीएच में भर्ती किया गया, उनको ये मतलब कि उनको इतना टाइम लिया गया, 1 घंटा उनको वेट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो बहुत आंख से आंसू गिर गया उनको। बोल रहे हैं कि जब हम जैसे आदमी को यहाँ पे 1-1 घंटा जब वेट करना पड़ रहा है, तो आम आदमी के क्या हश्र होता होगा, ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। क्या कुछ कहिए? अच्छा, ये हमारे पप्पू यादव जी का कहना है। तो मेरा ये कहना है कि आपको तो उसी चीज के लिए अरेस्ट ही किया गया था, ताकि आपको परेशान किया जाए और आपके सत्य आवाज को रोका जाए। जैसे सारे हमारे नेता लीडर सब मुंह बंद करके चुप्पी करके बैठे हुए हैं और बिहार में निर्भया के अत्याचार को देख रहे हैं, तो पप्पू यादव जी से भी लोग यही उम्मीद किए हुए थे कि ये भी खामोश रहे और बिहार में बेटियों का इज्जत लूटते रहे, बिहार में बेटियों की हत्या होते रहे, अपराधी के द्वारा चंद पैसों के उगाही करके अपराध को बचा लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये निर्भया मात्र समाज की निर्भया का बलि चढ़ेगा। जिस दिन अधिक अपराधियों का वृद्धि हो जाएगा, तो माननीय सम्राट चौधरी जी आपका भी घर सुरक्षित नहीं होगा, माननीय हमारे डीजीपी सर आपका भी घर सुरक्षित नहीं होगा, किसी का भी घर सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि आप बेटियों को पकड़ के नहीं रख पाएंगे। मेरा ये कहना है जितने भी नेता विधायक चुप है, आज खामोश हैं, उनका भी घर सुरक्षित नहीं होगा। क्या अपनी बेटी को बाहर आप पढ़ने नहीं भेजेंगे? क्या आप अपनी बेटी को कॉलेज में नहीं भेजेंगे? क्या अपनी बेटी को स्कूल में नहीं भेजेंगे? क्या अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजेंगे? क्या अपनी बेटी को आने जाने की यातायात से आप उसको रोक देंगे? नहीं रोक पाएंगे। और जिस दिन अपराध अपनी वर्चस्व अधिक बढ़ा लेगा, तो जो आज आप अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं और गुनाहगार को बचा रहे हैं, कल यही गुनाह आप लोगों के घरों का भी विनाश करके चला जाएगा। लास्ट सवाल रहेगा मैम, वो बोले कि मतलब कि हमको फंसाने का और साजिश हो, मतलब कि कर रहे हैं कि मतलब मेरा तबीयत भी नहीं ठीक है और ये लोग बुरी तरीके से हमको फंसा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा इस पे? उनका स्वास्थ्य भी मेरा ये सही नहीं कहना है कि पप्पू यादव जी का जो हेल्थ है वो कोई भी देख सकता है कि जैसे लगता है कि उनको थोड़ा सी परेशानी है, मतलब उनके बॉडी में नीचे सी बात है कि कोई ऐसा बीमारी है जो उनको परेशान करता होगा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे बिहार के इतने अच्छे मुखिया जो सत्य बोलते हैं, बेटी के जीवन को लेकर बात करते हैं, क्या उस मुखिया को त्रस्त करना चाहिए था? और वो भी कहीं ना कहीं एक माननीय व्यक्ति हैं, और माननीय व्यक्ति को आधी रात में जिस तरह से अरेस्टिंग की गई है, जबकि कहा जाता है कि कोई बड़ा अपराधी नहीं थे, कोई क्रिमिनल नहीं थे, कोई रेपिस्ट नहीं थे, किसी की हत्या करके वो नहीं छिपे हुए थे जो आप आधी रात को उनको पकड़ने गए थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से हमारी बिहार की निर्भया की आवाज को रोकने की प्रक्रिया चल रही है, वो सारा देश दुनिया सभी लोग देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बिहार की निर्भया की आवाज को तो आप बंद करिएगा और न जाने कितनी निर्भया बलि भी चढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि आप पप्पू यादव भी शायद सत्य नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि 100 कौवा में एक हंस को हंस नहीं माना जाता है। आज जहां सभी लोग पाप को छिपाने में लगे हुए हैं और धर्म को विनाश करने की ओर लगे हुए हैं, हमारे देश की कहा जाता है जिस देश में चरित्र नहीं, जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, वो देश कैसी?
तो कहीं न कहीं हमारी भारत जो गौरवान्वित एक नाम कहा जाता है, गौरव है, पूरे देश की शान है, इसको ये लोग शर्मसार करने में लगे हुए हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना की हम भरपूर मात्रा देखिए में छोटा बच्चा है शिवनंदन भारती जी के ऑफिस में जाकर मतलब कि बोलते हैं कि वो 30 साल 35 साल पहले का जो केस है वो अब जो खुला है, इतने साल तक पुलिस कहाँ थी, वो छोटा बच्चा ये सवाल करता है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए बच्चा सवाल आज बच्चा कहता है कि जो अनपढ़ है वो भी सवाल कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि खुलेआम नीपापोती की जा रही है, खुलेआम अच्छाई को दावा जा रहा है, खुलेआम कुछ गलत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो आज जनता आंख खोल के देख रही है। अब जनता भी दहल चुकी है, जनता को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि शायद अब सरकार और कानून में हम लोग अब सेफ नहीं है। जिस तरह से महिलाएं जस्टी करने के लिए रोड पर निकली थी और जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उन पर लाठी चार्ज हुआ, आप जानती हैं संविधान में नहीं है कि कोई भी प्रशासन किसी महिला पे लाठीचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे बिहार में देखने को मिल रही है। बुलडोजर जब गरीबों के घर पर चला था, उसमें भी महिलाओं को टेलते हुए, लाठीचार्ज करते हुए, हाँ। प्रशासन के द्वारा गला पकड़ते हुए, टेलते हुए वो वीडियो चली थी, महिलाओं का सम्मान भंग करते हुए। और अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में शायद बिहार की निर्भया को लेकर जस्टिस करने महिलाएं निकली हैं, तो उनके साथ भी मारपीट और लाठीचार्ज किया गया है। तो बहुत ही मतलब ये लग रहा है ना कि जैसे ब्रिटिश सरकार आ गया है। मैम क्या लगता है इनका जो केस है, जो बच्ची है उनको इंसाफ मतलब कि मिलेगा? हम लोग तो एक प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में कितनी सफलता होगी और कितनी विफलता होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो अभी तो सब लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। बाकी क्या कुछ है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।